बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का सेकंड लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 9 उसका क्विज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ट ऑब्जेक्ट्स एमिट रेडिएशन इन विच रीजन। किस रीजन में हार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन एमिट करते हैं, तो वो है इंफ्रारेड। दूसरा क्वेश्चन है, विच रेडिएशन कैन नॉट बी एमिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी इलेक्ट्रॉन कौन सी ट्रांजिशन एमिट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं तो जो एनर्जी एमिट करते हैं, जो फोटॉन एमिट करते हैं, तो वो मैक्सिमम एक्स रे तक जाते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से आपको मैक्सिमम एनर्जी के फोटॉन मिल सकते हैं तो वो एक्स रे रीजन में मिल सकते हैं। यानी एक्स रेज आप हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। अगर आप गैमा रेडिएशन चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमम एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं वो गैमा रेडिएशन होते हैं, यानी इनकी जो एनर्जी होती है वो कम से कम एनर्जी होती है इनकी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं यानी गैमा रेज जो हैं, ये आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से नहीं मिलते, बल्कि ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन से मिलते हैं। यानी जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वो जो एनर्जी एमिट करता है वो गैमा रेज की शक्ल में एमिट करता है। Third, the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What is the potential energy of the electron in this state? तो ये आपको पता है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इसका डबल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप फाइंड अगर आपने करना है, ये आपने फार्मूला देखा हुआ है, तो आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको नोट्स में भी फार्मूला गिवन है कि अगर आपके पास टोटल एनर्जी हो तो आप उससे पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशनशिप गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का भी रिलेशनशिप गिवन है। फोर्थ, द रेडियस ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट इन ए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज 18 पिकोमीटर। इट मे बी, यानी आपके पास कोई ऐसा एटम है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कोई ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं होता जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। अगर आप लिथियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दें तो उसके पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाता है। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कोई पता नहीं है कौन सा एटम है, लेकिन उसका जो शॉर्टेस्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 18 पिकोमीटर है। इट मे बी। तो हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है, आर एन जो है वो इक्वल होता है n² आर नॉट ओवर जी। ये थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, नोट्स में मैंने जी को न्यूमिनेटर में लिख दिया, यानी कि नोट्स में आर एन इज इक्वल टू लिखा हुआ है n² जी इंटू आर नॉट। आर नॉट जो है ये बो रेडियस है, तो ये रॉन्ग है। बस मिस्टेकनली जो है वो जल्दी में ये मैंने न्यूमिनेटर में लिख दिया था, जबकि ये आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। जी जो है ये डिनोमिनेटर में है। तो ये आपने फाइंड करना है, जी आपने फाइंड करना है। तो चूंकि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, शॉर्टेस्ट ऑर्बिटल, लिहाजा आप एन की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दें। और ये रेडियस आपको गिवन है 18 पिकोमीटर। 18 पिको, पिको होता है 10 माइनस 12 मीटर। और एन चूंकि हमने 1 पुट कर दिया है, और आर नॉट जो है ये भी आपको पता है 0.53 ऑंगस्ट्रॉम होता है। ऑंगस्ट्रॉम आपको पता है 10 - 10 मीटर होता है, डिवाइडेड बाई जी। तो ये जी आपने फाइंड करना है कि वो जी से हमें पता चलेगा, अगर जी की वैल्यू 1 आती है तो हमें पता है वो हाइड्रोजन है, अगर जी की वैल्यू 2 आती है तो वो हीलियम है, अगर जी की वैल्यू 3 आती है तो वो फिर लिथियम है। और इसी तरीके से 4 5 6 से भी पता चल जाएगा कि कौन सा एटम है। तो जी आप इधर रखें और 0.53 को डिवाइड करें 18 से। तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है वो, यानी ये जो 0.53 10 - 10 है,
इसको आप -10, और 18 जो है इसको आप 10⁻⁻12 है, तो इसको आप लिख दें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लगा दें डेसिमल। तो दो दर्जे चूंकि आप लेफ्ट साइड पे आए हैं, तो लिहाजा आपकी जो पावर है वो 10⁻10 हो जाएगी। 12 की बजाय -10 हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखते हैं। तो ये 10⁻10 और 10⁻10 आपस में कट जाएगा। और 0.53 को जब आप 0.18 पे डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है 18 3 जार 54 होता है। 18 3 जार 54, यानी दोनों को जब आप काटेंगे तो जी की वैल्यू आपके पास 3 मिलेगी। यानी ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और वो लिथियम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज विल बी। मिनिमम वेवलेंथ, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वेवलेंथ आप फाइंड कैसे करते हैं। मिनिमम वेवलेंथ उस वक्त आप फाइंड करते हैं जब आपकी एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होती है। एनर्जी हाईएस्ट उस वक्त होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हाईएस्ट ऑर्बिट से जंप करके लोएस्ट ऑर्बिट में आता है, पॉसिबल लोएस्ट ऑर्बिट में आता है। तो लाइमन के लिए क्योंकि जो फार्मूला है वो है 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और n की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होती है, 3 4। और जब आपने मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करनी होती है तो वहां पे आपने n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी होती है। तो जब आप n यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/λ, L मैं लिख रहा हूँ, यानी वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, तो ये आपको सिंपली R मिल जाएगा। क्योंकि ये सेकंड टर्म तो वैसे जीरो हो जानी इन्फिनिटी पुट करने से, और फर्स्ट टर्म में 1 है तो 1 × R वो R। अब बात करते हैं हम बामर सीरीज की। तो बामर सीरीज में आपने लिखना होता है 1/R, सॉरी 1/λ, यहाँ पे बी लगा देता हूँ, इज इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और n जो है वो बामर सीरीज के लिए होता है 3 से शुरू होता है, इस तरह। तो यहाँ पे भी आपने जब मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है तो n की वैल्यू आपने इन्फिनिटी पुट करनी है, ये सेकंड टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। और इस तरीके से 1/λ b जो है ये इक्वल आ जाएगा R/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू बामर, यानी लैम्डा एल ऊपर रखना है और लैम्डा बी को नीचे रखना है। तो यहाँ से जरा लैम्डा एल निकालें, तो लैम्डा एल जो आएगा वो आएगा 1/R। और यहाँ से आप लैम्डा बी जब निकालेंगे तो ये आएगा 4/R। और इस तरीके से जब आप लैम्डा एल को और लैम्डा बी को डिवाइड करेंगे, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई लैम्डा बी जब आप करेंगे, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई लैम्डा बी, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/R डिवाइडेड बाई 4/R। तो चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर में आर है तो लिहाजा आपका आंसर आएगा 1/4। और 1/4 होता है 0.25। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायमेंशन ऑफ R/λ आर सेम। तो अभी फार्मूला जो लिखा था 1/λ इज इक्वल टू आर, आगे जो है वो नंबर है 1/समथिंग का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक नंबर हो गया, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो R/λ यानी 1/λ इज इक्वल टू R। तो आप इस दोनों को लैम्डा से डिवाइड कर दें, इसको भी लैम्डा से कर दें और इसको भी लैम्डा से कर दें, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि R/λ जो है वो इक्वल आ रहा है 1/λ²। और लैम्डा स्क्वायर जो है ये डायमेंशन बन रही है 1/लेंथ का स्क्वायर। और 1/लेंथ का स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, लिहाजा नन ऑफ द अबव जो है वो राइट ऑप्शन है। 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट एग्जिबिट बाई एक्सरे। एक्सरे कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। एक्सरे चूंकि आपको पता है फोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना भी शो करते हैं, डायफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन भी, डिफ्लेक्शन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, ये इनके ऊपर चूंकि कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज न होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं होते।
8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ लाइज इन एक्स रे रीजन, एक्स रे रीजन में कौन सी रेज लाइज करती हैं। तो जब आपने फर्स्ट ईयर में देखा था एक्सरे का फिनोमेना, ब्रैग लॉ, तो वहां पे आपने देखा था कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी वो थी 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो एक्स रे की जो वेवलेंथ होती है वो भी इसी रीजन में होती है, 10⁻⁻10 मीटर। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये देखें किस तरीके से कुछ चीज़ों को आप आसानी से रिलेट करके फौरी आंसर फाइंड कर सकते हैं। वैसे आपको ये स्पेक्ट्रम जो है जो कि शुरू होता है इंफ्रारेड रेडिएशन से, ये वो रेडिएशन होती है जिनकी मिनिमम एनर्जी होती है और इनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। इससे स्टार्ट होता है स्पेक्ट्रम और गैमा रेडिएशन की तरफ जाता है जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और वेवलेंथ मिनिमम होती है। ये आपको पता होना चाहिए, इनकी एनर्जी भी पता होनी चाहिए, इनकी वेवलेंथ भी पता होनी चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए। ये रट्टा है, आपने लाजमी लगाना है। इसके अलावा जो विजिबल रीजन है जो कि रेड से शुरू होता है, ठीक है, इसमें जो सबसे कम एनर्जी की कलर है वो रेड है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड कलर का ही है। और दूसरे एक्सट्रीम पे जो विजिबल रीजन का दूसरा एंड है जहाँ पे वायलेट कलर लाई करता है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये विजिबल रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। विजिबल रीजन में सबसे कम एनर्जी रेड कलर की है और मैक्सिमम एनर्जी वायलेट कलर की है। और फिर आपको एक पैटर्न भी पता होना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रम कैसे मूव करता है, यानी सबसे पहले इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड के बाद फिर जो है वो माइक्रोवेव्स आती हैं, माइक्रोवेव के बाद फिर इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड के बाद, सॉरी, सबसे जो पीछे है सबसे कम एनर्जी वाली, मैं गलत बता गया, इंफ्रारेड मेरे मुंह से निकल गया, सबसे कम एनर्जी वाली जो रेडिएशन होती है वो रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स यानी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो रेडिएशन हैं, जो वेवलेंथ्स हैं वो रेडियो वेव्स हैं। और एक्सट्रीम राइट साइड पे यानी मैक्सिमम एनर्जी वाली जो रेडिएशन है वो गैमा रेज है। तो ये पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे लीस्ट एनर्जी वाली रेडियो वेव्स हैं और मैक्सिमम एनर्जी वाली जो रेज हैं वो गैमा रेज हैं। और फिर कैसे चलती हैं, रेडियो वेव से आगे फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से फिर आगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से फिर आगे आपको विजिबल मिलती हैं, विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज और एक्स रेज के बाद सबसे ज्यादा गैमा रेज। तो इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी एनर्जी और इनकी वेवलेंथ वगैरह आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन लाजमी इनमें से भी आ जाता है। लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट की जो लाइफ टाइम होती है वो 10⁻³ होते हैं। और जो दूसरी स्टेट्स होती हैं उनके लाइफ टाइम 10⁻⁸ होता है। लास्ट क्वेश्चन, एक्स रे प्रोडक्शन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।